सीमा तेज कदमों से बढ़े जा रही थी। ऑटो से उतरकर तेज धूप में माथे का पसीना पोंछते हुए बड़बड़ा रही थी। आज तो दवा देने का समय भी निकल गया। इतनी देर हो गई। बाबूजी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। खुद से मन ही मन बातें करते हुए वो सोमनाथ निवास पहुंच गई। 80 साल के सोमनाथ मिश्रा जी सीमा का इंतजार करते हुए अपने बेड पर लेट गए और उनकी आंख लग गई थी। घर में नौकरानी सरिता भी सीमा का ही इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में सोमनाथ आवास में घंटी बजती है। नौकरानी सरिता फट से दरवाजा खोलते ही झट से बोल पड़ती है, बाबूजी आपका इंतजार करते करते सो गए। सीमा अलमारी की ड्रॉर से तुरंत दवा निकालती है और हाथों में पानी का ग्लास लेकर उनके कमरे की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही सीमा सोमनाथ जी के कमरे के बाहर पहुंचती है, मानो उसके कदमों की आहट से सोमनाथ जी की हल्की नींद टूट जाती है। वो बड़े स्नेह से बोल पड़ते हैं, सीमा बेटा आओ। सीमा सोच में पड़ जाती है कि हमेशा बाबूजी मुझे कैसे पहचान लेते हैं कि मैं कमरे के बाहर ही हूँ। घर पर तो सरिता भी है। सीमा दरवाज़ा खोलते ही अपनी मीठी आवाज़ में बोलती है, बाबूजी आप भी ना कैसे जान लेते हैं कि मैं हूँ। सीमा ने बड़े प्यार से सोमनाथ जी को दवा खिलाते हुए ऑर्डर देने के लहजे में कहा, बाबूजी आप भी हद करते हैं। मुझे अगर देर हो जाती है तो आप दवा क्यों नहीं लेते। सोमनाथ जी सीमा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटी अब ये जिंदगी तो तुझे देखकर ही कटेगी। मोहित के जाने के बाद तू ही मेरा सहारा है। मोहित सोमनाथ जी का इकलौता बेटा जो आर्मी में तैनात था, एक आतंकवादी हमले में शहीद हो चुका था। इस घटना को 3 साल हो चुके थे। मोहित की याद में सोमनाथ जी पल पल तड़पते थे। सीमा जो मोहित की मंगेतर थी, वो सोमनाथ जी का ख्याल इस तरह से रखती थी जैसे उनकी बेटी हो। सीमा और मोहित एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी होने वाली थी उनकी, मगर 15 दिसंबर का वो मनहूस दिन जब मोहित एक आतंकवादी हमले में शहीद हो गया। मोहित की मौत के बाद सोमनाथ जी अकेले रह गए थे। मोहित की माता का देहांत बचपन में ही हो गया था। सीमा का सोमनाथ जी से गहरा लगाव था। यही वजह है कि सीमा सोमनाथ जी से दूर नहीं जाना चाहती थी। सीमा एक बेटी और बेटे दोनों का फर्ज कुंवारी बहू बनकर निभा रही थी। सीमा के पिता मोहन त्रिपाठी 3 साल से उसको शादी के लिए मना रहे हैं कि वो अपना घर बसाकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाए, मगर सीमा की जिद है कि वो शादी नहीं करेगी, वो सोमनाथ जी की देखरेख करेगी। वहीं सोमनाथ जी भी सीमा को अपना घर बसाने के लिए बोलते बोलते थक चुके थे, मगर सीमा तो अपनी जिद पर अड़ी थी। सुंदर, सुशील और हर काम में निपुण सीमा के लिए तमाम रिश्ते आ रहे थे, मगर उसके दिल में तो मोहित की सूरत बसी हुई थी। उधर सोमनाथ जी हर किसी को यही कहते थे कि उन्होंने कोई पुण्य काम किया था जो उन्हें सीमा बेटी के रूप में मिली। वो हर दिन ईश्वर से उसकी खुशी के लिए दुआ मांगते। वो यही चाहते थे कि सीमा के हाथ जल्दी से पीले हो जाएं और वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर दे। इतनी कम उम्र में उसने बहुत बड़े बड़े दुख सह लिए थे। शायद सीमा की जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा होने वाला था। उसकी जिंदगी नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली थी, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। सीमा समाज के कार्य में दिलचस्पी रखती थी। उसने एक अनाथ बच्चों के लिए आश्रम में काम करना शुरू कर दिया। सीमा का समय वहां कब गुजर जाता था उसको पता ही नहीं चलता था। वो सोमनाथ जी को दवा और खाना खिलाकर सीधे आश्रम पहुंचकर बच्चों को पढ़ाने और उनके साथ खेलने में व्यस्त हो जाती। वो मानो अपना गम भूल चुकी थी। सीमा का ये समर्पण देखकर आश्रम ट्रस्टी के वो बेहद करीब आ चुकी थी। ट्रस्टी गीता देवी सीमा को बहुत पसंद करने लगी थी। वो मन ही मन उसको अपनी बहू बनाने का ख्वाब देखने लगी। गीता देवी का बेटा मयंक यूएसए में एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा था। गीता देवी चाहती थी कि उनका बेटा किसी फिरंगी से शादी न कर ले, इसीलिए वो उसके लिए लड़कियां देख रही थी। मयंक हर बार लड़कियों को रिजेक्ट करते हुए माँ से यही कहता, माँ तू डर मत, तेरा बेटा किसी फिरंगी से शादी नहीं करेगा। तू जिसको कहेगी उसी से करूँगा। बस मुझे कुछ समय के लिए और आज़ाद रहने दे, शादी के बंधन में अभी नहीं बंधना। गीता देवी बस इस बार मयंक के इंडिया आने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने सोच रखा था कि इस बार तो वो मयंक की सगाई करवा कर ही उसको भेजेंगी। इधर गीता देवी सीमा के परिजनों से भी मिलने जुलने लगी, जिससे कि शादी की बात करने में आसानी रहे।
गीता देवी का मेलजोल सीमा के घर वालों से काफी बढ़ गया था। उधर सीमा आश्रम में बच्चों के साथ रम गई थी। वो सोमनाथ जी के साथ ही साथ बाकी काम भी बहुत अच्छे से निभा रही थी। गीता देवी ने सीमा के परिजनों से सीमा का हाथ मांगते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि वो उसे हमेशा खुश रखेंगी। सीमा के माता पिता इस रिश्ते से बेहद खुश थे। वो बस सीमा की हाँ का इंतजार कर रहे थे। सीमा से इस रिश्ते की बात की तो सीमा ने साफ मना कर दिया। सीमा के दिल और दिमाग में मोह छाया हुआ था। सीमा के परिजनों ने सोमनाथ जी से इस रिश्ते के बारे में चर्चा करते हुए उनसे आग्रह किया कि वो सीमा को समझाएं। सीमा उनकी बात कभी नहीं टालेगी। अगली सुबह जब सीमा सोमनाथ जी के घर उनको रोज की तरह दवा खिलाने पहुंची तो उन्होंने समझाने की कोशिश की। सीमा हमेशा की तरह ये बात सुनकर उदास होकर बोल पड़ी, क्या मेरा यहाँ आना आपको पसंद नहीं? अगर ऐसा है तो आप बता दीजिए, मैं आपको तंग करने फिर कभी नहीं आऊंगी। सोमनाथ जी ने दुखी स्वर में समझाते हुए कहा, बेटा, मैं आज हूं और कल नहीं। कब तक तू यहाँ ऐसे आती रहेगी? तुझे अब अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है। तुमको दुखी देखकर मोहित खुश नहीं हो रहा होगा। उसकी खातिर मान जाओ। आखिरकार सोमनाथ जी ने सीमा को शादी के लिए मना ही लिया। उधर मयंक 1 महीने के लिए इंडिया आ गया। गीता देवी ने मयंक के सामने सीमा का रिश्ता रखा और मयंक ने भी इस रिश्ते को हल्के में लेते हुए कह दिया, हाँ माँ, मैं लड़की से मिलकर देखता हूँ पहले। मयंक और सीमा की मुलाकात का समय निर्धारित किया गया और फिर वो दिन आया जब दोनों का आमना सामना होने वाला था। सीमा साधारण सी लड़की थी। साज श्रृंगार से उसको कोई लगाव नहीं था। मोहित के जाने के बाद तो वो मानो सब कुछ भूल ही चुकी थी। सीमा की माँ के कहने पर उसने पिंक कलर की साड़ी और हल्का मेकअप किया। हमेशा की तरह उसने अपने बाल खुले ही छोड़ दिए थे और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सीमा अपने परिवारजनों के साथ एक होटल पहुंची जहां मयंक अपनी माँ के साथ पहले से ही मौजूद था। मयंक और सीमा ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुराते हुए नमस्ते किया। सब कुछ बेहद फॉर्मल चल रहा था। मयंक सीमा को निहार रहा था, मगर बेहद एटीट्यूड से। उधर सीमा झेप रही थी। तभी मयंक ने सीमा के सामने सवाल किया, मैं विदेश में रहता हूँ, आप तो इतनी सिंपल हैं, खुद को कैसे एडजस्ट करेंगी? सीमा सिर झुकाए बगैर कोई उत्तर दिए शांत बैठी रही। सीमा का शांत रहना मयंक को अखर गया। दोनों परिवार आपस में फॉर्मल मीटिंग करने के बाद होटल से निकल पड़े। मयंक को ये मुलाकात कुछ अच्छी नहीं लगी। उसने माँ को समझाते हुए कहा कि वो जिस तरह की लड़की चाहता है, सीमा बिल्कुल भी वैसी नहीं है। उधर सीमा अपने पिताजी को समझाने में जुटी थी कि मयंक उसके टाइप का लड़का नहीं है। पहली मुलाकात में मयंक और सीमा एक दूसरे को रिजेक्ट कर चुके थे, मगर दोनों परिवार इस रिश्ते को ना नहीं कहना चाह रहे थे। गीता देवी ने सीमा की माँ से बात करते हुए इस समस्या का समाधान खोजने को कहा। दोनों ने यही निर्णय किया कि दोनों को कुछ समय दिया जाए जिससे वो एक दूसरे को समझ सकें। अपने रूटीन के अनुसार सीमा बेहद फ्रेश मूड में सोमनाथ जी से मिलने पहुंचती है। वो बहुत खुश लग रही थी। सोमनाथ जी ने उससे झट से पूछ लिया, आज तो बहुत खुश हो बेटा, क्या बात है, लड़का पसंद आ गया क्या? इस सवाल पर सीमा ने खिलखिलाते हुए कहा, बाबा, लड़के ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मैंने उसे। इस पर सोमनाथ जी हंस पड़े, पर उनसे रहा नहीं गया और वो बोल पड़े, कौन बदनसीब है जिसने तुझे रिजेक्ट किया? वो बोल पड़े, मुझे अब तेरी माँ से बात करनी पड़ेगी, आखिर मैं भी तो समझूं कि माजरा क्या है। सीमा ने मयंक की तस्वीर मोबाइल पर दिखाते हुए कहा, यही वो विदेशी लल्लू है, पता नहीं खुद को क्या समझता है, जाए जाकर किसी फिरंगी से शादी कर ले। सोमनाथ जी मन ही मन उसकी बात सुनते रहे और खामोश थे। उनको मयंक एक नज़र में ही पसंद आ गया था। वो यही सोच रहे थे कि ईश्वर ने सीमा की जिंदगी में मयंक के रूप में खुशियां भेजी हैं। अब बस इन दोनों को एक करना है। सीमा और मयंक की मुलाकात को 2 दिन बीत चुके थे। अब सब सामान्य हो रहा था। सीमा ने सोच लिया था कि अब उसके रिश्ते की बात कोई नहीं करेगा, मगर किस्मत तो कुछ और ही थी। मयंक माँ के साथ आश्रम आने लगा। वो वहाँ सीमा को काम करते करते देखता। इतनी मेहनती, बच्चों से प्रेम से बात करना
और बच्चों के बीच बच्चा बनकर उनके साथ खेलना, ये सब उसको बहुत ही आकर्षित करने लगा। मयंक सीमा को चोरी छिपे देखने लगा। अब वो आश्रम आने का बहाना खोजने लगा था। इस बात को माँ गीता देवी भांप चुकी थी। ये उनके लिए अच्छा संकेत था। इस बात की जानकारी सीमा के माता पिता को चली तो वो भी बहुत खुश हुए। उनके सामने अब समस्या सीमा की हाँ की थी, जिसका निदान सोमनाथ जी के पास ही था। मयंक ने सीमा से बातें करनी शुरू कर दी थी, मगर ये सीमा को अच्छा नहीं लग रहा था। वो उससे दूर भागने की कोशिश करती तो मयंक किसी न किसी बहाने उसके करीब जाने का प्रयास करता। इस तरह से 15 दिन कट गए। अब सीमा भी मयंक से बातें करने लगी। दोनों नजदीक आ रहे थे। ये बात सीमा ने सोमनाथ जी को बताई तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने धीरे से सीमा से पूछा कि क्या उसे वो विदेशी उल्लू पसंद है। सीमा ने उनकी बात हंसी में टाल दी। सीमा मयंक के करीब आ रही थी। सीमा सोच में पड़ गई थी कि उसने मयंक को जैसा समझ रखा था वो वैसा था नहीं। सोमनाथ जी ने बेटी को आशीर्वाद देते हुए हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और शादी के लिए हाँ कहने के लिए कहा। सीमा ने भी उनकी बात पर सहमति जता दी। अब शहनाई बजने का समय आ चुका था। मयंक को 15 दिन बाद वापस जाना था। शादी की तैयारियां जोरों पर चलने लगीं। आखिरकार शादी का वो शुभ दिन भी आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। दोनों की शादी संपन्न हुई। शादी के तुरंत बाद मयंक के जाने का समय आ गया था। सीमा का पासपोर्ट अब तक नहीं बना था, सो उसको पासपोर्ट मिलने तक का इंतजार करना था। मयंक के जाने के बाद सीमा दिन गिन रही थी कि वो कब मयंक के पास पहुंचे। सीमा और गीता देवी आश्रम में पहले की तरह जाने लगी। अब सीमा वहां बहू के तौर पर जाने लगी, जिससे उसका और भी सम्मान बढ़ गया था। अब सीमा का पासपोर्ट बनकर आ गया। सीमा मयंक से मिलने के लिए बेसब्र थी। एयरपोर्ट पर सीमा को विदा करने के लिए सीमा के माता पिता, सभी परिजन, गीता देवी और सोमनाथ जी मौजूद थे। सभी ने सीमा को भीगी आंखों से विदा किया। कुछ ही घंटों में सीमा मयंक के साथ थी। मयंक ने उसे एयरपोर्ट से रिसीव किया और घर चलने को कहा, जहां सीमा उसे देखकर बेहद खुश थी, मगर मयंक के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी जो सीमा समझ नहीं पा रही थी। मयंक का बदला हुआ बर्ताव उसे परेशान कर रहा था। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही मयंक ने कहा, अब तुम यहाँ आ चुकी हो तो धीरे धीरे यहाँ के रीति रिवाज सब समझ जाओगी। सीमा को उसकी बातों में अजीब सी घृणा आने लगी। वो मयंक के साथ एक आलीशान बंगले के बाहर खड़ी थी। रुकते ही नौकर तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा खोल देते हैं। सीमा अभी उस बंगले को निहार ही रही थी कि टेरिस पर खड़ी एक विदेशी लड़की पर उसकी नज़र पड़ती है। वो मयंक से पूछ बैठती है कि वो कौन है। मयंक उसकी बात को टालते हुए कहता है कि अभी पता चल जाएगा। सीमा घर में प्रवेश करती है। वो आलीशान बंगला अंदर से बेहद खूबसूरत था। सामने की दीवार पर मयंक और टेरिस पर खड़ी लड़की की बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर को देखकर सीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो मयंक से इस बारे में पूछने के लिए पीछे पलटती है। वैसे ही वो टेरिस वाली लड़की मयंक के गले लग जाती है। वो मयंक के गालों पर किस करते हुए कहती है, कितना मिस कर रही थी मैं तुमको, बहुत दिन लगा दिए। अच्छा हुआ कि तुम अपने साथ नौकरानी ले आए। अब सीमा को समझते देर नहीं लगी। वो खुद को ठगा सा महसूस करते हुए अपने हाथों की मेहंदी निहारने लगी, जैसे वो उसे चिढ़ा रही थी। हाथों में पहना लाल चूड़ा दिख रहा था कि तुमको धोखा दिया गया है। मयंक सीमा से कहता है, यहाँ तुमको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, बस आराम से काम करो। वो हंसते हुए बोल पड़ा कि यहाँ ऐसा ही होता है, तुमको एडजस्ट करना होगा। और हाँ, इस बारे में माँ या अपने घर वालों से कुछ भी बताया तो वापस इंडिया जाने लायक नहीं बचोगी। सीमा के जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा। वो एक जीवित लाश की तरह हो गई। मयंक अपने कमरे में जा रहा था और सीमा उसको एकटक देखती जा रही थी। समय बीतता जा रहा था। सीमा मयंक के बर्ताव से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो मयंक के आलीशान बंगले में नौकरानी की तरह काम करती। मयंक और उसकी पहली पत्नी उसे दिन रात टॉर्चर करते। दिन भर का काम करने के बाद सीमा कुछ समय निकालकर पास के एक पार्क में जाती, जहां बच्चों को खेलता देखकर समय गुजार लेती थी। अपने परिजनों से इस दौरान बात करके सबको खुश कर देती थी कि वो बहुत खुश है।
वहीं गीता देवी भी जब बहू से बात करती तो उनको भी कुछ नहीं बताती। सीमा की उदासी कोई चोरी छुपे देख रहा था। 7 समंदर पार भी कोई ऐसा था जिसकी नजरें सीमा पर टिकी थीं। वो जब पार्क में जाती तो वो भी वहां मौजूद रहता और उसे चुपके से देखता। ये कोई और नहीं, मयंक का दोस्त फिलिप्स था। फिलिप्स सीमा और मयंक के बारे में सब जानता था, मगर मयंक को समझाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। फिलिप्स ने एक दिन सीमा से बात करने की कोशिश की, मगर सीमा ने उसे अनदेखा कर दिया और घर की तरफ दौड़ पड़ी। अगले दिन फिलिप्स उससे फिर बात करने की कोशिश करता है। इस बार सीमा उसकी बात सुनने को तैयार हो जाती है। सीमा को बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं आती थी। वो टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर फिलिप्स से बात कर रही थी। फिलिप्स ने उसको समझाया कि वो ये सब क्यों सह रही है, वापस इंडिया क्यों नहीं चली जाती। इस काम में वो उसकी मदद करेगा। सीमा ने फिलिप्स के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, मैं वापस जाकर माँ और पिताजी को परेशान नहीं करना चाहती। मेरे हालात को जानकर मेरे माता पिता के साथ ही सोमनाथ जी और गीता देवी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं उनको दुखी नहीं करना चाहती, चाहे मुझे यहाँ कुछ भी झेलना पड़े। अब सीमा और फिलिप्स अच्छे दोस्त बन गए थे। फिलिप्स बात बात पर सीमा को इंडिया चले जाने के लिए प्रेरित करता। वो सीमा को समझाता कि मयंक ने कई लड़कियों की जिंदगी खराब की है। अगर तुम चाहो तो उन सबका बदला लेते हुए उसके किए की सज़ा दिलवा सकती हो। फिलिप्स की ये बात सीमा के दिल में बैठ गई। अब उसने ठान लिया था कि वो मयंक को उसके किए की सज़ा दिलवा के रहेगी। उसने फिलिप्स की मदद से मयंक की शिकायत अमेरिका के विदेश मंत्रालय में की। इसमें उसने अपनी शादी के सभी सबूत पेश किए। कुछ ही दिनों में इस मामले की जांच शुरू होती है। पुलिस मयंक को अरेस्ट करके उससे पूछताछ करती है। इस दौरान पुलिस को कई ऐसी लड़कियों की शिकायतें मिलती हैं। लड़कियों का आरोप था कि मयंक उससे शादी का झांसा देकर उनकी अस्मत के साथ खिलवाड़ कर चुका है। मामला अब गंभीर हो रहा था। इसकी खबर मीडिया में भी आने लगी थी। अब बात फैल रही थी और मयंक की गिरफ्तारी की खबर इंडिया भी पहुंच चुकी थी। गीता देवी और सीमा के माता पिता के पैरों से मानो जमीन खिसक गई। वो सभी बेचारी सीमा के बारे में सोच सोच कर दुखी हो उठे कि उनकी बेटी ने पराए देश में कितना दुख सहा और उनको कानों कान खबर नहीं होने दी। इस घटना के सामने आते ही गीता देवी सीमा के माता पिता के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गए। उधर सीमा सबसे मिलकर भावुक हो उठती है और सबको गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। गीता देवी अपने बेटे के किए पर बहुत शर्मिंदा थीं। उन्होंने सीमा से वादा किया कि वो अपने बेटे को सज़ा दिलवा कर रहेंगी। हालांकि एक माँ का अपने बेटे के लिए इस तरह का फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है, मगर गीता देवी उसूलों की पक्की महिला थीं। नारी सम्मान के लिए वो कुछ भी कर सकती थीं। मयंक का केस कोर्ट पहुंचा, जहां तमाम सबूत मयंक के खिलाफ थे। कोर्ट ने मयंक को 7 साल की सज़ा और जुर्माने का दंड सुनाया। कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलिप्स और सीमा ने चैन की सांस ली। सीमा ने फिलिप्स का शुक्रिया अदा किया कि अगर वो नहीं होता तो मयंक के जुल्म सहती रहती, और जुल्म सहने वाला जुल्म करने वाले से भी ज़्यादा गुनहगार होता है। उधर गीता देवी ने सीमा से हाथ जोड़ते हुए अपने बेटे की भूल की माफ़ी मांगी। सीमा ने झट से उनके हाथ पकड़ लिए और बेहद नम्रता के साथ कहा कि मैंने आपको माँ कहा है और माँ हाथ नहीं जोड़ा करती। सीमा ने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके आने से कई मासूम लड़कियों को न्याय मिला जो मयंक का शिकार बनी थी। सीमा सबके साथ इंडिया वापस आ गई। उधर गीता देवी ने अपने आश्रम का सारा काम सीमा को सौंप दिया। गीता देवी बेटे के गम में बीमार पड़ गई। सीमा ने आश्रम का काम अपने कंधों पर ले लिया था। अब उसका दिल पत्थर हो चुका था, जहाँ किसी भी पुरुष के लिए कोई जगह नहीं बची थी। ये बात सीमा के माता पिता के साथ ही सोमनाथ जी और गीता देवी समझ चुकी थीं। उधर सीमा अब ज़्यादा टाइम सामाजिक कार्यों में देकर गुजारने लगी। अब उसने सहेली नाम की एक संस्था भी खोल ली। ये संस्था उन लड़कियों के लिए थी जिनको विदेश में शादी के नाम पर ठगा जाता था। वो ऐसी लड़कियों के लिए आवाज़ उठाने लगी। कुछ ही वर्षों में उसकी संस्था ने काफ़ी नाम कमा लिया और संस्था के साथ नामी गिरामी वकील जुड़ गए। सीमा अब सबकी सीमा दीदी बन चुकी थी।